गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, एसओएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सोशल साइंस की बात कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने थर्ड लेसन की शुरुआत की थी और उसके अंतर्गत हमने किस प्रकार दिल्ली के ऊपर नए राजवंशों का आधिपत्य होता है उनकी जानकारी कर ली थी। हमने ये भी पढ़ा था कि जो सुल्तानों के बारे में जानकारी मिलती हैं वो कैसे मिलती हैं। उसके अंतर्गत हमने अभिलेखों के बारे में पढ़ा था और हमने उस समय जो सिक्के चलाए उनके बारे में जानकारी पढ़ी थी। हमने पांडुलिपियों के बारे में पढ़ा था कि पांडुलिपियाँ कैसे तैयार होती हैं और उनसे हमको इतिहास के बारे में कैसे जानकारी मिलती है। उसके अलावा हम ऐसे बहुत सारे तथ्यों के बारे में पढ़ लिया था कि जो तवारीख हैं, तवारीख लिखने वाले जो लेखक थे वो कौन थे। उसके अंतर्गत हमने ये पढ़ा था कि जो सुल्तान है उनके जो सचिव है या जो प्रशासक हैं या कवि या दरबारी हैं वो क्या होते थे, तवारीख के लेखक होते थे। दरअसल वो तवारीख इसलिए लिखते थे ताकि राजा को या शासक को अच्छी सलाह दे सके और उनसे न्याय संगत के रूप में एक व्यवस्थित राजा बना सके। लेकिन आज उनके बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो तवारीख के लेखक थे उनका निवास स्थान कहाँ था, किस प्रकार की वो राजाओं को सलाह देते थे। तो आज उनके बारे में जानकारी अपन लेंगे। पार्ट अपना कौन सा था? तीसरा। ठीक है, पाठ तीसरा, दिल्ली के सुल्तान। पाठ का नाम है दिल्ली के सुल्तान। अपने पता था कि जो तवारीख हैं वो तवारीख लिखने वाले कौन कौन होते थे। तो तवारीख के जो लेखक हैं या तो सचिव होते थे या प्रशासक होते थे या कवि या जो दरबारी हैं वो लोग होते थे। तवारीख का मतलब ये होता है कि ऐसे स्रोत जिन पर तारीखें लिखी होती थी, जिन पर तथ्य लिखा होता था, इतिहास के बारे में जानकारी लिखी होती थी, जो राजाओं के बारे में व्यवस्थित रूप से उनके बारे में जानकारी लिखते थे वो होते थे तवारीख। तवारीख कौन लिखते थे? सचिव, प्रशासक, कवि या दरबारी। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो तवारीख हैं वो एक प्रकार से अमीर लोग होते थे। तो जो तवारीख हैं और तवारीख के जो लेखक हैं, ये जो लेखक हैं वो लेखक शहरों में रहते थे न बल्कि गांवों में, क्योंकि शहरों में रहने से ये भी अपन को पता लगता है कि वो एक अमीर वर्ग से संबंधित थे और गांवों में रहने वाले एक तरह से गरीब वर्ग से संबंधित होते हैं। तो जो सचिव हैं या प्रशासक हैं या कवि या दरबारी जो राजाओं से जुड़े हुए थे, राजा के करीब थे, सुल्तान के, तो एक अमीर वर्ग से संबंधित थे। इसलिए ये अपन को जानकारी मिलती है कि वो शहरों में रहते थे। ठीक है, तो पहली बात आप इन लेखकों के बारे में जानकारी लेंगे कि ये कहाँ रहते थे। शहरों में रहते थे, विशेषकर दिल्ली में, क्योंकि सुल्तान का जो आधिपत्य है वो दिल्ली में था और दिल्ली में रहकर ही वो सुल्तान को खुश करने के लिए, सुल्तान को न्याय संगत सलाह देने के लिए इस प्रकार से तवारीख लिखते थे। दरअसल ये तवारीख मेन रूप जो मुख्य लिखने का जो उनका उद्देश्य था कि राजा से या सुल्तान से वो ढेर सारे इनाम और पा सकें। तो ये तवारीख क्यों लिखते थे? तो जो उद्देश्य था वो था कि सुल्तान से इनाम पा सकें। ठीक है, इनाम पाने के लिए। तो पहली बात याद रखनी है कि जो तवारीख के जो लेखक थे, ये जो चार इस प्रकार के व्यक्ति, ये रहते कहाँ थे? शहरों में, विशेषकर दिल्ली में। ये जो चार व्यक्ति हैं ये तवारीख क्यों लिखते थे?
ताकि उनको लगता था कि तवारीख लिख करके हम राजाओं को बताएंगे, सुल्तानों को, और सुल्तान हमको क्या देंगे, ढेर सारे इनाम देंगे और इस प्रकार अपनी समृद्धि को बढ़ाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, धन कमाने के लिए तवारीख लिखते थे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल आपको क्लियर हुआ होगा कि तवारीख क्या चीज़ है, कौन लिखते थे और इनका क्या उद्देश्य था। तवारीख के रूप में वो इस प्रकार की बातें लिखते थे कि जो हम बातें लिख रहे हैं और जो सत्ता है वो राजाओं की या सुल्तानों का एक जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में है। तो एक ये भी बात आती है कि उन्होंने जो बातें लिखी हैं वो आदर्श समाज बनाने के लिए। ठीक है, तो उन बातों में उन्होंने क्या लिखा है, तवारीख के अंतर्गत उन्होंने लिखा है कि किस प्रकार एक आदर्श समाज बनाना चाहिए और ये जो आदर्श समाज बनाना है या जो सुल्तान है उसको जो सत्ता हासिल हुई है वो उनका जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में हासिल हुआ है। तो एक शब्द आया है जन्म सिद्ध अधिकार। जन्म सिद्ध अधिकार का मतलब ये होता है कि ये जो मुझे अधिकार मिला है और ये जो अधिकार मुझे मिलना चाहिए वो मेरे जन्म से है, जन्म के साथ में मुझे ये अधिकार मिला है। जैसे सुल्तान का अगर बेटा है तो अगर उसको वापस सुल्तान नहीं बना जाएगा तो वो कह सकता है कि सुल्तान बनना मेरा जन्म से अधिकार है और ये जो अधिकार मुझे मिला है वो जन्म से मिला है। तो ऐसे कोई अधिकार जो अमीर वर्ग के अंतर्गत उसको जो मिलते हैं वो उसके जन्म से मिलता है। जैसे अमीर वर्ग में कोई अमीर है, उसका बेटा है, तो उस अमीर वर्ग में जो बेटा है उस बेटे का अधिकार है कि उसके पापा की जो संपत्ति वो उसके पास में रहे और वो उसका जन्म से अधिकार है, उसका जन्म वहाँ पर हुआ है इसलिए वो उसका अधिकार है। तो ये जो लेखक हैं वो उन तवारीखों में लिखते थे कि सुल्तान को एक आदर्श समाज के रूप में रहना चाहिए, उसको आदर्श समाज बनाना चाहिए और वो अच्छी सलाह देते थे। वो सुल्तान को ये भी कहते थे कि आपकी जो सत्ता है वो आपका जन्म से अधिकार है और ये जो समाज है वो एक लिंग भेद पर आधारित है, क्योंकि लिंग भेद का मतलब ये होता है कि पुरुष और स्त्री में भेद करने वाला। दरअसल प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति खराब थी, उनको दरअसल पुरुषों के अधीन माना जाता था कि महिलाओं को पुरुषों के अधीन रहना चाहिए। तो आदर्श समाज के रूप में वो ये मानते हैं कि ये इनका जन्म सिद्ध अधिकार है और आदर्श समाज एक लिंग भेद से युक्त है। ठीक है, तो ये शासकों से ऐसे सलाह देते थे, राजाओं से इस प्रकार की सलाह कौन देने का काम करते थे, ये लेखक जो क्या करते थे, तवारीख लिखते थे। तो उद्देश्य आपको समझ में आ गया होगा कि तवारीख लिखने का जो मेन उद्देश्य था कि हम राजाओं से क्या प्राप्त कर सकें, इनाम प्राप्त कर सकें। वो ये भी बातें लिखते थे कि जो आदर्श समाज है वो उनका जन्म सिद्ध अधिकार हैं और इसमें लिंग भेद की बात आती है। इसका मतलब ये होता है कि पुरुष और महिलाओं में जो भेद है वो ऐसे होता था। दरअसल पुरुषों को महिलाओं से श्रेष्ठ बताया जाता था, लेकिन ये जो लेखक हैं, ये जो सारे जो तवारीख में बातें लिखते थे, राजाओं को ऐसी सलाह देते थे, सारे लोग उनसे सहमत नहीं थे। उनको लगता था कि ये जो बातें बता रहे हैं सही नहीं है। तो कोई ज़रूरी नहीं है सारे लोग उनसे सहमत हो, वो उनके विचार हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। तो इस प्रकार से हम तवारीखों के बारे में जो लेखक हैं उनके बारे में हमने जानकारी ली है। तो उसके बाद में हमने ये पढ़ा है कि जो लिंग भेद की नीति है या उसके अंतर्गत महिलाओं को पुरुषों के अधीन माना है, तो महिलाओं को जो पुरुषों के अधीन माना है, तो ऐसे कई सारे उदाहरण भी अपन को नज़र आते हैं। उन उदाहरणों को हम ये समझेंगे कि उनसे अपन को पता लग जाता है कि महिलाओं को किस प्रकार से दबाया जाता था, उनको कम माना जाता था। उदाहरण के रूप में 1236 में दिल्ली की सतह पर एक रानी, एक महिला सुल्तान के रूप में उभरी जिसका नाम था रजिया। क्या नाम था? रजिया।
नाम याद करेंगे रजिया सुल्तान। जब दिल्ली की सतह पर रजिया सुल्तान बनी 1237 से लगाकर 1240 तक, तो जब ये सुल्तान बनी तो सारे व्यक्ति खुश नहीं थे। दरअसल उस समय जो इतिहासकार थे या जो कवि थे, उनका मानना था कि दरअसल रजिया है वो अपने सभी भाइयों से एक योग्य और एक बहादुर शासिका थी, उसको सुल्तान बनाया जाना चाहिए। लेकिन इस बात की उस समय ये भी थी कि लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज के रूप में देखते थे, तो वो एक किसी महिलाओं को अपने रानी के रूप में नहीं देखना चाहते थे, इसलिए इनको ज़्यादा पसंद नहीं किया गया। और जो कवि ये भी कह रहे हैं कि दरअसल सभी से ये योग्य और व्यवस्थित थी। व्यवस्थित का मतलब होता है कि बहादुर थी। तो बहादुर होते हुए भी दरबारी या जो कवि हैं वो इस बात को भी नहीं मानते थे कि इसको ज़्यादा समय तक रहना चाहिए। और खैर रजिया सुल्तान ज़्यादा समय तक नहीं रही, फिर उसको हटा दिया गया। 4 साल तक वो शासिका के रूप में, रानी के रूप में रही। तो इतिहासकार एक नाम याद आता है, मिनहाज ए सिराज। इसका नाम जरूर याद करें कि इतिहासकार का नाम याद करना है आपको, मिनहाज ए सिराज। ये जो इतिहासकार है मिनहाज ए सिराज, इसका ये कहना था कि ये जो रजिया सुल्तान है वो सभी से एक योग्य और एक योद्धा के रूप में शासिका थी। लेकिन इसकी जो ये बात थी ये सभी नहीं मानते थे, सभी स्वीकार नहीं करते थे। और फिर रजिया सुल्तान ज़्यादा समय तक शासिका के रूप में नहीं रही और 4 साल तक इसने शासन किया, क्योंकि उस समय जो समाज के अंदर जो रीति थी रंग वेद की, वही मानी जाती थी कि महिलाओं को पुरुषों के अंडर में रहना चाहिए। इसलिए उनमें ये बात नज़र आ जाती है इस दौर में कि किस प्रकार उन्होंने महिलाओं को दबाया। और जो महिला योग्य थी तो भी वो सुल्तान के रूप में नहीं रही ज़्यादा समय तक। लेकिन अगर हम बात करें कि ऐसे बहुत सारे स्रोत हैं जिनसे पता लगता है कि और भी रानियां बनी, ऐसी महिलाएं थी जो शासिका के रूप में उभरी, उनकी भी बात करेंगे। दरअसल जो आंध्र प्रदेश है, जहाँ वारंगल क्षेत्र हैं, और उस वारंगल के अंदर जो काकतीय वंश है उसकी रानी थी रुद्रमा, जो इसी समकाल में थी, जो 1262 मतलब बाद में बनी। 1262 से लगाकर 1289 तक रुद्रमा आंध्र प्रदेश के अंदर जो काकतीय वंश थे उसकी रानी थी। दरअसल उसने जो अपने राज्य में, अपने साम्राज्य में जो अभिलेख लिखा है, उन अभिलेखों में उन्होंने पुरुषों के बारे में और पुरुष के रूप में लिखा है। वो खुद अपने आप को एक पुरुष मानकर वो पुरुषों से संबंधित बातें लिखाई और उनका नाम भी पुरुषों जैसा मिलता है अभिलेखों के अंतर्गत। तो इसका मतलब ये हुआ कि रुद्रमा और रजिया सुल्तान में काफ़ी अंतर था। रजिया सुल्तान का विरोध हुआ, रुद्रमा का भी विरोध हुआ। तो अपने रुद्रमा जैसे एक महान शासिका के रूप में उनका नाम याद करते हैं, रजिया सुल्तान का भी नाम याद करते हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है किसी महिलाओं को उस दौर में, उस समय शासिका बनना। तो अपने जो इस उदाहरण की बात की है, वो उदाहरण क्या है कि जो आंध्र प्रदेश है उसमें जो वारंगल क्षेत्र है, उस वारंगल के अंदर एक वंश था काकतीय वंश। और काकतीय वंश की जो रानी थी रुद्रमा, जो 1262 से लगाकर 1289 तक रानी रही। तो इसका जो शासनकाल है, इसके अंतर्गत इसने जो अभिलेख लिखाए, उन अभिलेखों में अपने आप को एक पुरुषों के रूप में नाम अंकित करवाया।
रुद्रमा को लगता था कि मैं किसी पुरुष से कम नहीं हूँ। पुरुष में जो एक ताकत और एक राजा के रूप में या एक शासन चलाने की जो शक्ति है उससे बढ़िया मेरे में है, और उसने शासन किया। तो रुद्रमा का भी नाम आता है, उसी प्रकार रजिया सुल्तान का भी नाम आता है। खैर रुद्रमा और रजिया सुल्तान में काफ़ी अंतर था, ठीक है। तो इतिहास में ये अपन को काफ़ी जानकारी मिलती है, ये उदाहरण मिलते हैं कि किस प्रकार महिलाओं ने भी इतिहास के अंदर और यहाँ लोगों पर शासन किया है। तो फिर अपने आगे पढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है, दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। अब देखो, अब हमको ये समझना है कि किस प्रकार साम्राज्य इनका विस्तार हुआ। दिल्ली में सुल्तानों ने किस प्रकार अपने साम्राज्य की बागडोर संभाली और आगे बढ़ते गए। जैसे गैरिसन शहर से साम्राज्य तक शब्द आया है, गैरिसन शहर। गैरिसन शहर का मतलब होता है कि ऐसे शहर जहाँ पर किलेबंदी है, और उस किलेबंदी में, किलेबंद में सैनिक रहते थे। तो किलेबंदी जो थी उसके अंदर जो सैनिक रहते थे उस शहर में, उसको बोलते थे गैरिसन शहर। किलेबंदी से युक्त शहर में सैनिकों का बसाव। जैसे मान लो एक शहर है ऐसे, इसकी सुरक्षा दीवार बनाई गई है चारों तरफ, और इसमें सैनिक रह रहे हैं। तो ये जो शहर हैं जो किलेबंदी से युक्त हैं, किले की सुरक्षा करने के लिए पूरे अंदर शहर बसाया हुआ, जिसमें किले बने हुए हैं, सैनिक टुकड़े सुरक्षित हैं, जिसमें सैनिक रह रहे हो, उस शहर को बोलते हैं गैरिसन शहर। मतलब जो दिल्ली सल्तनत है, जो सुल्तान हैं, वो पहले एक गैरिसन शहर के रूप में रहते थे एक जगह पर, इस शहर में जहाँ सुरक्षा थी उनकी, किलेबंद के रूप में रहते थे, और धीरे धीरे अपने साम्राज्य को बढ़ाते गए और साम्राज्य इनका फैलता गया। तो ये जो बात आती है दरअसल 13वीं शताब्दी की आती है कि जो दिल्ली के जो सुल्तान है वो दरअसल उनकी जो सैनिक टुकड़ियाँ हैं वो गैरिसन शहर में रहती थी। ऐसा स्थान जहाँ पर सैनिक टुकड़ियाँ रह रही हैं किलेबंदी के रूप में, उस जगह को बोलते थे गैरिसन शहर। ठीक है, लेकिन समय के साथ में बदलाव हुआ और धीरे धीरे इनका नियंत्रण बढ़ता गया, और पहले इनके जो भीतरी इलाके थे वहाँ इनका अधिकार नहीं था। जैसे मान लो ये शहर है, इस शहर से बाहर ऐसे स्थान जहाँ से इन शहरों पर आपूर्ति होती है वस्तुओं की, इनको बोलते हैं भीतरी क्षेत्र। मतलब ये हो गया कि ऐसे प्रदेश जहाँ से शहर में वस्तुओं का
अन्य चीज़ों का सामान का आपूर्ति होती है, उस शहर को, उस प्रदेश को भीतरी शहर कहते हैं। ठीक है, उसके आसपास में। तो ये जो शहर है मान लो, उसके आसपास में ऐसी बहुत सारी जगह हैं, छोटी बड़ी, छोटे छोटे प्रदेश। इन प्रदेश से शहर में क्या होती है, वस्तुओं की आपूर्ति होती है, तो इसको बोलते हैं भीतरी क्षेत्र या प्रदेश। अब आपको ये समझना है कि इन भीतरी प्रदेशों पर इनका कोई अधिकार नहीं था, गैरिसन शहरों का कोई अधिकार नहीं था। और यहाँ पर अगर इनको कोई सामग्री चाहिए तो या तो वो वहाँ पर लूटते थे, या पर कर के रूप में लेते थे। मतलब जो गैरिसन शहर है, उनकी जो खाने की सामग्री है रसद के रूप में, वो लूट मार के रूप में लेते थे, कर के रूप में लेते थे, क्योंकि वहाँ पर उनका नियंत्रण नहीं था। इस बात को आप ऐसे समझो कि यहाँ कौन रह रहे हैं, यहाँ एक गैरिसन शहर है, सैनिक टुकड़ियाँ रह रही हैं यहाँ पर किलेबंदी के रूप में। इसमें जो खाने की चीज़ें आती थी, जो रसद के रूप में सामग्री आती थी, वो इन भीतरी प्रदेशों से आती थी। लेकिन इनका यहाँ तो अधिकार था, लेकिन यहाँ तो अधिकार नहीं था। तो या तो इनसे कर लेते थे रसद के रूप में, या लूट मार करके यहाँ से वो चीज़ें लेते थे। उनका व्यापार भी यहाँ चलता था, तो उनको यहाँ से जो वस्तु मिलती थी वो व्यापार के माध्यम से, रसद के रूप में, कर के रूप में या लूट मार के रूप से, क्योंकि उनका नियंत्रण नहीं था। जो बंगाल और सिंध के गैरिसन शहर हैं, उनमें रहना बड़ा कठिन था, क्योंकि मौसम में बदलाव था। यहाँ पर कभी भी बगावत हो सकती थी, युद्ध हो सकता था। तो ये बात भी याद रखनी कि बंगाल और जो सिंध प्रदेश है, गैरिसन प्रदेश है, शहर है, वहाँ पर उनसे संपर्क करना बड़ा मुश्किल होता था, मौसम की वजह से भी, और भी अनेक ऐसे शासक थे। दरअसल उस समय उनको ये डर भी था कि कहीं बाहर से किसी का आक्रमण नहीं हो, और उनको चुनौती भी मिलती थी। और जब कभी भी लगता था कि कंडीशन ख़राब है तो विद्रोह कर लेते थे। इस बात को आपको ऐसे समझना है। तो हमने ये देखा कि भीतरी शहर क्या होता है, गैरिसन शहर क्या होता है, उनके बारे में हमने उनकी जानकारी ली है। और जो गैरिसन शहर है, उन्होंने अपने आप को बचाया, खुद को नियंत्रण रखा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो गैरिसन शहरों के बारे में जो जानकारी ली है कि गैरिसन शहर क्या है और भीतरी प्रदेश के अंतर्गत उनका किस प्रकार का नियंत्रण था। लेकिन जो सल्तनत है, उन्होंने अपने आप की रक्षा की और अपने सीमाओं को उन्होंने बढ़ाया, और सीमा की सुरक्षा के लिए उन्होंने अनेक अभियान भी चलाए ताकि उनकी सीमाओं की सुरक्षा हो सके। मजबूत करने के लिए उन्होंने जो गंगा का दोआब है, वहाँ पर जो जंगल है, उनको साफ करवाया। गंगा का दोआब, यहाँ जो इनके जंगल थे, उन जंगलों को साफ करवाया, और जंगलों में जो रहने वाले लोग थे, आदिवासी, उनके पर्यावास को नष्ट किया। उनको पर्यावास बदलना पड़ा, अपनी जगह छोड़नी पड़ी। पर्यावास यानी पर्यावरण जिनका निवास हो, ऐसे लोग, उनको जगह छोड़नी पड़ी। तो गंगा के दोआब में उन्होंने जंगल को साफ करवाया, और यहाँ पर खेती करने के लिए ज़मीन किसानों को दी गई ताकि व्यापार इनका बढ़े। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि इनका साम्राज्य कैसे बढ़ रहा है। पहले जो दिल्ली सल्तनत है, या जो इनका साम्राज्य है, वो गैरिसन शहर में था। उनके आसपास में उनका नियंत्रण नहीं था, भीतरी प्रदेशों पर नियंत्रण नहीं था। लेकिन नियंत्रण बढ़ाने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए उन्होंने जंगलों को साफ करवाया। यहाँ जो पर्यावास के रूप में रहने वाले लोगों, उनको हटना पड़ा। जंगल साफ करने के बाद में ज़मीन किसानों को दी गई व्यापार के रूप में। किसान खेती करने लगे, व्यापार इनका बढ़ने लग गया। इन्होंने जंगल जो साफ किया, वो गंगा नदी के दोआब पर, ताकि यहाँ पर मिट्टी क्या है, उपजाऊ है, खेती आसानी हो सके। और इस प्रकार से कृषि कार्यों में उन्होंने बढ़ावा दिया, व्यापार में उन्नति हुई। और व्यापार में जैसे उन्नति हुई, पैसे आने लगे, तो फिर उन्होंने शहर बसाए, किले बनाए, गैरिसन शहर भी बसे नए, और बड़े बड़े शहर भी बसाए।
अब ये बात आपसे स्पष्ट होगी कि किस प्रकार उन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाया। पहले जो 13वीं शताब्दी के अंतर्गत हमने जो बात की कि इनका जो निवास स्थान था, जो सैनिक टुकड़ियाँ थी, जो गैरिसन शहर के रूप में रहते थे, आसपास उनका नियंत्रण नहीं था। ठीक है, अगर वो नियंत्रण करना भी चाहते हैं अन्य दूसरों गैरिसन शहरों से, तो जैसे कलकत्ता और सिंध, बंगाल और सिंध की बात की थी, तो संपर्क नहीं हो पाता, मौसम भी ख़राब था, आने जाने में टाइम लगता था। अपने आप को बचाया रखा बाहर से आक्रमण होने के रूप में। ठीक है, और अपने भीतरी इलाकों को मजबूत करने के लिए उन्होंने जो गंगा का जो दोहाब है वहाँ खेतों को साफ करवाया, लेकिन खेतों को, जंगलों को साफ करवाया, लेकिन वहाँ जो रहने वाले पर्यावास के लोग थे उनको भागना पड़ा, खदेड़ दिया गया उनको, और जो ज़मीन थी वो किसानों को दी गई। खेती में प्रोत्साहन हुआ, खेती में बढ़ोतरी हुई, और जब खेती में बढ़ोतरी हुई, व्यापार में उन्नति हुई, तो इन गैरिसन शहरों में जो रहने वाले सैनिक टुकड़ियाँ, जो सल्तनत थे, सुल्तान, उन्होंने धीरे धीरे किले बनाए, नए शहर बसाए, नए गैरिसन शहर बसाए, और इस प्रकार से अपने साम्राज्य को विस्तार किया। तो धीरे धीरे दिल्ली के अंदर अपने साम्राज्य की जो बागडोर इनकी संभलती गई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन कल पढ़ेंगे। किताब नहीं तो किताब खरीद लेना, और किताब से भी पढ़ना। आपको कोई बात समझ में नहीं आए तो ज़रूर लिखना, कमेंट करना। ठीक है।